हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडीएसपी सर्कल पे। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार यह प्रश्न को ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भूगोल से 30 प्रश्न जो आएंगे उसमें 25 से प्लस प्रश्न यहीं से भिड़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि मानव भूगोल का जनक कौन है। यानी जो मानव भूगोल है उसके उनके जनक कौन है। स्ट्रैबो, टॉलमी, रेडजेल या हेनबोल्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, रेडजेल। रेडजेल जो है वो मानव भूगोल के जनक हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन है। यह कथन किसका है। यानी प्रश्न बोल रहा है जो भूगोल है वो मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध का अध्ययन है। यह कथन किसने यह कथन कौन बोले थे। रेडजेल, हैटनर, हनबोल्ट या विडाल द ला ब्लास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विडाल द ला ब्लास। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण नियतिवाद का संबंध किससे है। मानव, पर्यावरण, तकनीक या संस्कृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण से। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। पॉसिबिलिज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। रेडजेल, सैंपल, विडाल द लाब्लास या ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विडाल द ला ब्लास ने। अब हम लोग अगला देखते हैं। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनियतिवाद जो है उसके प्रवर्तक कौन है। रेडजेल, हम्बोल्ट, ग्रिफिथ टेलर या सैंपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रिफिथ टेलर है वो नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं। अब हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं कि छठा प्रश्न क्या बोलता है कि जनसंख्या भूगोल का संबंध किस विषय से है। समाजशास्त्र, जनसंख्यिकी, अर्थशास्त्र या राजनीति। तो जो जनसंख्या भूगोल का संबंध है वो तो जनसांख्यिकी से ही होगा, ये तो है ही। अब अगला है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। कुल जनसंख्या बाय कुल भूमि या कुल भूमि बाय कुल जनसंख्या, जन्म दर बाय मृत्यु दर या प्रवास बाय जनसंख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल जनसंख्या बाय कुल भूमि। अगला प्रश्न बोलता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। भारत, चीन, यूएसए या रूस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न बोलता है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। प्रवास, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर या युद्ध। यानी कि जनसंख्या का जो वृद्धि हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या होगा। तो उच्च जन्म दर, क्योंकि ज़्यादा ही जन्म ले रहे हैं तभी यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा हो रहा है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संरचना में क्या शामिल नहीं है। आयु, लिंग, व्यवसाय या वर्षा। तो यानी कि जनसंख्या बढ़ाने में वर्षा का कोई भी कारण शामिल नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण बस्ती की प्रमुख विशेषता क्या है। उद्योग, कृषि, व्यापार या प्रशासन। तो जो ग्रामीण बस्ती का जो प्रमुख विशेषता है वो कृषि है, क्योंकि गांव में अधिकांशतः लोग कृषि ही करते हैं, यानी खेती ही किया करते हैं। अगला प्रश्न अब हम लोग 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे। यह बोलता है कि नगरीय बस्ती का मुख्य आधार क्या है। जो नगरीय बस्ती होता है उसका मुख्य आधार क्या होता है। कृषि, खनन, उद्योग या वानिकी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, उद्योग। क्योंकि शहर में अधिकांशतः उद्योग खान ही लगाया जाता है। अगला है कि रैखिक बस्ती किसके किनारे विकसित होती है।
जो रैखिक बस्ती है वो किसके किनारे विकसित होती है? नदी या सड़क, मैदान, पठार या मरुस्थल। तो इसका जो रैखिक बस्ती है वो नदी सड़क के किनारे ही विकसित होती है। अगला है कि वृत्ताकार बस्ती प्राय किस क्षेत्र में मिलती है? मरुस्थल, पर्वत, झील के चारों ओर या मैदान। तो जो वृत्ताकार बस्ती होती है वो झील के चारों ओर मिलती है। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि नगरीकरण का अर्थ क्या है? ये जो नगरीकरण है उसका अर्थ क्या है? नगरीकरण का अर्थ क्या है? गांव का विकास, शहरों का विस्तार, कृषि विकास, उद्योग बंद होना। तो इस जो नगरीकरण है उसका होता है कि शहरों का विस्तार, यानी शहर को ही नगरी क्षेत्र कहा जाता है, यानी शहरों का विस्तार को ही नगरीकरण का अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, यानी प्राथमिक क्रिया का उदाहरण क्या है? बैंकिंग, व्यापार, कृषि या शिक्षा। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक क्रिया में कृषि आता है। अगला है द्वितीयक क्रिया का संबंध किससे है? कच्चा माल, निर्माण, सेवा या परिवहन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्माण में, यानी प्राथमिक कृषि, द्वितीयक निर्माण। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कि तृतीयक क्रिया का उदाहरण क्या है? खनन, खेती, परिवहन या उद्योग। तो तृतीयक का आ जाता है परिवहन। आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिएगा, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, इससे एक प्रश्न आएगा ही आएगा, अच्छा से देख लीजिएगा। और चतुर्थ क्रिया का जो संबंध है वो ज्ञान से है, कृषि से है, खनन से है या निर्माण से। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान से। अगला है कि पंचमुख क्रिया किससे जुड़ी है? नीति निर्माण, कृषि, उद्योग या व्यापार। तो जो पंचमुख की क्रिया है वो नीति निर्माण से जुड़ी हुई है, यानी कि 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि आत्मनिर्वाह कृषि का उद्देश्य क्या है? निर्यात, लाभ, स्वयं उपभोग या व्यापार। तो जो आत्मनिर्वाह कृषि होता है उसका उद्देश्य है स्वयं उपभोग, यानी खुद ही उपभोग करना, यानी खुद ही खेती वगैरह करना। इसीलिए आत्मनिर्वाह कृषि का उद्देश्य स्वयं उपभोग होता है। रोपण कृषि किस फसल से संबंधित है? गेहूँ, चाय, चावल या ज्वार। तो रोपण कृषि जो है वो चाय से संबंधित है, यानी 22 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 23वां प्रश्न बोलता है कि मानसूनी कृषि मुख्यतः किस देश में पाई जाती है? जो मानसूनी कृषि होती है वो मुख्यतः किस देश में पाई जाती है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फ्रांस। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में, क्योंकि भारत में जो खेती होती है वो मानसून के ही आधार पे किया जाता है, यानी कि जब बारिश हुई तो खेती होगी, नहीं हुई तो खेती नहीं हो पाती है। अब अगला प्रश्न बोलता है कि गेहूं की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ, रबी, जायद या वर्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रबी हो जाएगा, यानी कि जो गेहूं की फसल है वो रबी ऋतु में बोई जाती है। अगला है कि चावल की फसल को कितनी वर्षा चाहिए? चावल की फसल उगने के लिए कितनी वर्षा की ज़रूरत पड़ती है? 50 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 से 200 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न बोलता है लौह इस्पात उद्योग किस पर आधारित है? कृषि, खनिज, वन या पशु। तो जो लौह इस्पात उद्योग है वो खनिज पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई, सरायकेला, जमशेदपुर या दुर्गापुर। यानी कि भारत का जो सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है या तो फिर कौन सा है, इस प्रकार बोलेगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जमशेदपुर हो जाएगा। यानी कि भारत का जो सबसे पुराना लौह इस्पात संयंत्र है
वो जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है, यानी सूती वस्त्र जो बनता है उसका जो कच्चा माल वह किससे बनता है? ऊन से, जूट से, कपास से या रेशम से? तो जो सूती वस्त्र बनता है वो कपास से बनता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि आईटी उद्योग किस क्रिया में आता है? जो आईटी उद्योग है वो किस क्रिया में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी चतुर्थ में आता है। अगला प्रश्न बोलता है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग किस पर आधारित है? जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है वो किस पर आधारित होता है? कोयला, पेट्रोलियम, लोहा या गैस? तो पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम उद्योग पर आधारित होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अगला है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क, रेल, जल या वायु? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल है, यानी कि जल से हम लोग बहुत ही सस्ता में परिवहन करते हैं। अब अगला 32वां प्रश्न बोलता है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH7, NH48 या NH1? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो NH44 है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आता है 33वां प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? रेल, जल मार्ग, सड़क या वायु? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो सड़क से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। संचार का आधुनिक साधन कौन है? पत्र, टेलीफोन, इंटरनेट या रेडियो? तो जो संचार का आधुनिक साधन है वो इंटरनेट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायु परिवहन का उद्योग मुख्यतः किस लिए होता है? जो वायु परिवहन होता है वो मुख्यतः किस लिए होता है? भारी माल, सस्ता माल या शीघ्र यात्रा या कोयला से? तो ये जो वायु परिवहन का उद्योग होता है वो मुख्यतः शीघ्र यात्रा के लिए होता है। अब हम लोग 36वां नंबर प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो आप लोग को ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसे ज़रूर ही पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न यही सेट से ही आएगा। आपका 30 प्रश्न ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव आता है, जो कि 25 से प्लस प्रश्न इससे आएगा ही आएगा। अब हम लोग 36वां प्रश्न देखते हैं कि सतत विकास का अर्थ है केवल विकास या पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास या औद्योगिकरण या शहरीकरण? तो जो सतत विकास का अर्थ होता है वो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास भी करना होता है। तो सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, ऑप्शन नंबर बी। अब पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, संतुलित विकास या शहरी विकास? तो इसका जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है वो संतुलित विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग, कृषि, परिवहन या शिक्षा? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि से होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं कि जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? यानी जल बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बांध या वर्षा जल संचयन, नहर या ट्यूबवेल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संचयन। अब 40वां नंबर प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य है ग्रामीण विकास, आधुनिक शहरी विकास, कृषि विकास या खनन? तो स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य जो है वो आधुनिक शहरी विकास है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
41वां प्रश्न बोलता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। यानी भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न बोलता है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो जो भारत में जनगणना होती है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43वां प्रश्न बोलता है कि लिंगानुपात का अर्थ क्या है? पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या जन्म दर? तो लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। 44वां प्रश्न बोलता है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? कम जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, कम मृत्यु दर या प्रवास? तो इसका जो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण होगा कम मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न बोलता है कि भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या गुजरात? तो भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न बोलता है कि बंदरगाह किस प्रकार की बस्ती का उदाहरण है? ग्रामीण, औद्योगिक, परिवहन आधारित या प्रशासनिक? तो बंदरगाह जो है वो परिवहन आधारित प्रकार की बस्ती का उदाहरण है, क्योंकि बंदरगाह में अधिकांशतः परिवहन वाले लोग यानी नाव वगैरह मतलब रुकाया जाता है। अलग अलग देशों से नाव आता है, उसे रुकाया जाता है, इसीलिए इसे परिवहन आधारित बोला जाता है। 47वां प्रश्न बोलता है कि सीढ़ी नुमा खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? मैदानों में, पठारों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या मरुस्थल में? तो जो सीढ़ी नुमा खेती होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुंबई, कानपुर, कोलकाता या चेन्नई? तो जो जूट उद्योग का मुख्य केंद्र है वो कोलकाता है, ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी असम में। असम में जो है वो चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। कौन सी फसल खरीफ की है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सी फसल खरीफ की है। इसी प्रकार से पूछ देगा कि कौन सी फसल रबी की है, तो ऑप्शन को देखते अनुसार आपका जवाब देना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार खरीफ फसल चावल है। इस प्रकार हम लोग पूरी 50 प्रश्न अभी तक देख लिए हैं और इसी प्रकार हम लोग पूरा 100 प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग को यहाँ आज यहीं तक कराते हैं और अगला सेट में 50 से आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।